1923 में सिगमंड फ्राइड ने ह्यूमन पर्सनैलिटी का तस्वुर तीन आपस में जुड़े हुए सिस्टम्स के लिहाज से किया, जिनको फ्राइड ने इड, ईगो और सुपर ईगो का नाम दिया। और पर्सनैलिटी के ये तीनों एजेंट्स अक्सर आपस में एक ऐसी जंग में उलझे रहते हैं जो कि एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट यानी तनाज़े का बाइस बनते हैं कि अगर हम इस तनाज़े पर काबू ना पा सकें तो शायद हम इस दुनिया में एडजस्ट और सर्वाइव ना कर सकें। फ्राइड के मुताबिक मुआशरे में हमारी साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट का इन्हिसार इन तीनों सिस्टम्स के दरमियान हम आहंगी पर पाया जाता है, और अगर इन तीनों सिस्टम में से कोई एक सिस्टम दूसरे दो सिस्टम्स पर काबू पा लेता है तो यह सूरत हाल शदीद मनफी नताइज का बाइस बनती है। मॉडल्स ऑफ पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर। फ्राइड ने ह्यूमन पर्सनैलिटी को समझने के लिए दो मॉडल्स को पेश किया, जिनमें एक टोपोग्राफिक मॉडल और दूसरा स्ट्रक्चरल मॉडल था। टोपोग्राफिक मॉडल फ्राइडियन अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी का नुक्ता आगाज पर्सनैलिटी को तीन हिस्सों में तकसीम करने से होता है। बुनियादी तौर पर शुरू में फ्राइड ने पर्सनैलिटी को कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का नाम दिया, और इस डिवीजन को फ्राइड ने टोपोग्राफिक मॉडल का नाम दिया। कॉन्शियस फ्राइड के मुताबिक कॉन्शियस में वो तमाम थॉट्स, फीलिंग्स और परसेप्शंस मौजूद होती हैं जिनसे हम मौजूदा वक्त में अवेयर यानी बाखबर होते हैं, और माइंड में नए थॉट्स के दाखिल होने और इस वजह से दूसरे थॉट्स का अवेयरनेस से बाहर निकल जाने की वजह से कॉन्शियसनेस में मटेरियल मुस्तकिल तौर पर तब्दील होता रहता है। मिसाल के तौर पर जब आप किसी से कहते हैं कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, तो ये सोच और फीलिंग माइंड का कॉन्शियस हिस्सा होता है। बहरहाल फ्राइड के मुताबिक माइंड का कॉन्शियस पार्ट तमाम ज़हीरा शुदा इंफॉर्मेशन के बहुत कम हिस्से से अवेयर यानी आगाह होता है। प्री कॉन्शियस फ्राइड के मुताबिक अगर आप चाहें तो गालिबन आप आसानी के साथ बेशुमार थॉट्स, फीलिंग्स, मेमोरीज और डिज़ायर्स को कॉन्शियसनेस में ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने आज नाश्ते में क्या खाया, कल आपने क्या पहना हुआ था, पिछले वीकेंड पर आपकी क्या सरगर्मियां रहीं, 5th क्लास में आपके बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम था। फ्राइड के मुताबिक ये तमाम इंफॉर्मेशन प्री कॉन्शियस में ज़हीरा होती है, और ऐसी तमाम इंफॉर्मेशन जिसके मुतालिक हम मौजूदा वक्त में सोच नहीं रहे होते लेकिन हम उस इंफॉर्मेशन को आसानी से मेमोरी में वापस ला सकते हैं, तो फ्राइड के मुताबिक ये इंफॉर्मेशन प्री कॉन्शियस में पाई जाती है। अनकॉन्शियस फ्राइड के मुताबिक अनकॉन्शियस पर्सनैलिटी का तीसरा और सबसे बड़ा हिस्सा होता है, और इस नुक्ते को वजाहत से समझने के लिए फ्राइड ने ह्यूमन माइंड को आइसबर्ग से तशबीह दी, और फ्राइड ने माइंड की आइसबर्ग से तशबीह को माइंड की टोपोग्राफी को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया। और इस टोपोग्राफी के मुताबिक माइंड का वो हिस्सा जो कि पानी के ऊपर होता है वो कॉन्शियस होता है, और आइसबर्ग का वो हिस्सा जो कि पानी की सतह से नीचे लेकिन हम उसको आंखों से देख सकते हैं वो प्री कॉन्शियस होता है। और आइसबर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि पानी की सतह से नीचे बहुत ज़्यादा गहराई में छुपा होता है और ना ही हम उस हिस्से को आंखों से देख सकते हैं, फ्राइड ने आइसबर्ग के इस हिस्से को अनकॉन्शियस माइंड का नाम दिया। और फ्राइड के मुताबिक हमारे थॉट्स की अक्सरियत अनकॉन्शियस माइंड में पाई जाती है, और ये वो मटेरियल होता है जिस पर हम आसानी से रसाई हासिल नहीं कर सकते। फ्राइड का मानना था कि हम अनकॉन्शियस थॉट्स को कुछ खास हालात में ही कॉन्शियसनेस में ला सकते हैं, और अनकॉन्शियस में पाए जाने वाले थॉट्स हमारे रोज़मर्रा बिहेवियर का जिम्मेदार होते हैं। दरअसल फ्राइड के मुताबिक अनकॉन्शियस माइंड को समझना ही हकीकत में साइको एनालिटिक थ्योरी को समझना है। स्ट्रक्चरल मॉडल फ्राइड ने जल्द ही महसूस कर लिया कि टोपोग्राफिक मॉडल पर्सनैलिटी की एक महदूद वजाहत फराहम करता है, लिहाजा फ्राइड ने पर्सनैलिटी को डिटेल में समझने के लिए टोपोग्राफिक मॉडल में स्ट्रक्चरल मॉडल को भी ऐड कर दिया, जो कि पर्सनैलिटी को इड, ईगो और सुपर ईगो में डिवाइड करता है। जिस तरह आप अक्सर कहते हैं कि मैं एक तरफ ये काम करना चाहता हूं और दूसरी तरफ आप कुछ और भी करना चाहते हैं, इसी तरह फ्राइड ने तस्वुर किया कि पर्सनैलिटी मुख्तलिफ हिस्सों से मिलकर बनती है जो कि अक्सर आपस में पीस यानी अमन की हालत में नहीं रहते। इड द रिजर्वायर ऑफ साइकिक एनर्जी
फ्राइड के मुताबिक पैदाइश के वक्त पर्सनैलिटी का सिर्फ एक हिस्सा यानी इड मौजूद होता है और इड पर्सनैलिटी की जनरेटिव फोर्स होती है जिसमें तमाम बुनियादी इंस्टिंक्ट्स यानी जबिलतें पाई जाती हैं जैसा कि हंगर, थर्स्ट और सेक्स वगैरह। और पर्सनैलिटी का ये हिस्सा मुकम्मल तौर पर अनकॉन्शियस होता है। दूसरे अल्फाज में इड अनकॉन्शियस माइंड में पाई जाती है। फ्राइड के मुताबिक इड पर्सनैलिटी का सेल्फिश पार्ट होता है और इड के जरिए किए गए एक्शंस प्लेयर प्रिंसिपल यानी खुशी के असूल पर मबनी होते हैं। दूसरे अल्फाज में इड का ताल्लुक सिर्फ उन सरगर्मियों से होता है जिनसे पर्सनल सेटिस्फेक्शन यानी जाती तस्कीन हासिल हो, कता नजर इसके कि ये पर्सनल सेटिस्फेक्शन जिस्मानी या समाजी हदूद के अंदर हो या बाहर। मिसाल के तौर पर जब एक इन्फेंट यानी शीरख्वार बच्चा किसी अट्रैक्टिव खिलौने को देखता है तो वो इस खिलौने को पकड़ने की कोशिश करता है और अगर वो इस खिलौने को हासिल नहीं कर पाता तो वो बच्चा परेशान होकर चिल्लाना शुरू कर देता है। इन्फेंट्स यानी शीरख्वार बच्चे अक्सर अपने मुतालबात में इर्रेशनल यानी गैर मकूल दिखाई देते हैं। क्योंकि इड प्लेयर प्रिंसिपल के तहत काम करती है, लिहाजा इड में लॉजिक, कवानीन, अखलाकियात और सब्र नहीं होता। चूंकि इड की सरगर्मियां पर्सनल एक्सपीरियंस से आज़ाद होती हैं, दूसरे अल्फाज में ये अनकॉन्शियस लेवल पर वकूफ़ पजीर होती हैं और ये सरगर्मियां मुकम्मल शख्सियत की बुनियाद फराहम करती हैं। लिहाजा फ्राइड ने इड की इन सरगर्मियों को प्राइमरी प्रोसेसेस का नाम दिया और फ्राइड के मुताबिक प्राइमरी प्रोसेसेस इर्रेशनल यानी गैर मकूल होते हैं क्योंकि प्राइमरी प्रोसेसेस किसी शख्स की नीड स्टेट यानी ज़रूरत की हालत से मालूम होते हैं जैसा कि भूख, प्यास, अग्रेशन, सेक्स वगैरह। लिहाजा प्राइमरी प्रोसेसेस यानी इड की सरगर्मियां जरूरत के आगाज और उस जरूरत की तकमील के दौरान टाइम गैप को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरे अल्फाज में इड पर्सनल सेटिस्फेक्शन में जरा सी ताहीर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। फ्राइड के मुताबिक अगर इड को अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए हमेशा रिफ्लेक्सिव एक्शन यानी चीज़ों को फौरी तौर पर हासिल करने के अमल पर चलना पड़ता तो जाहिर है इड की खुशी की तहरीकें ज़्यादातर मायूस रहती। लिहाजा फ्राइड ने यहाँ पर यह तजवीज़ दी कि इड अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए विश फुलफिलमेंट का प्रोसेस भी इस्तेमाल करती है। मिसाल के तौर पर अगर एक डिजायर्ड ऑब्जेक्ट यानी मतलूबा चीज माहौल में मयसर नहीं तो इड उस चीज की तस्वीर माइंड में बना लेती है। फर्ज करें अगर एक बच्चा भूख महसूस करता है और उसके इर्द गिर्द माहौल में खुराक मयसर नहीं तो इड खुराक की तस्वीर माइंड में बना लेती है। इस तरह कम से कम आर्जी तौर पर यह जरूरत पूरी हो जाती है और फ्राइड ने यह दलाइल दिए कि हमारे ख्वाब और फैंटेसीज भी विश फुलफिलमेंट का हिस्सा होते हैं। फ्राइड के मुताबिक विश फुलफिलमेंट की स्ट्रेटजी आर्जी तौर पर इड को सेटिस्फेक्शन मुहैया करती है क्योंकि हकीकत में इड की इस ज़रूरत को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती। लिहाजा एक शख्स को इड की तहरीकों को सेटिस्फेक्शन पहुंचाने के लिए कुछ दूसरे रास्ते तलाश करना पड़ते हैं। फ्राइड का मानना था कि चूंकि इड अनकॉन्शियस में पाई जाती है इस वजह से ये हमारी अवेयरनेस से बाहर होती है और इड की बहुत ज्यादा तहरीकों का सेंट्रल थीम अग्रेशन और सेक्सुअलिटी होता है। तो इस सिलसिले में फ्राइड का कहना था कि ये हमारे लिए बेहतर ही है कि हम इस अनकॉन्शियस मटेरियल यानी लाशऊरी मवाद से बेखबर रहते हैं। ईगो द एग्जेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटी। फ्राइड के मुताबिक जब बच्चा अपनी जिंदगी के पहले 2 साल अपने इर्द गिर्द माहौल के साथ तामुल करता है तो उसी दौरान पर्सनैलिटी का दूसरा हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाता है और फ्राइड ने पर्सनैलिटी के इस हिस्से को ईगो का नाम दिया। ईगो पर्सनैलिटी का वो हिस्सा होता है जो कि इड को हकीकत की तरफ खींचता है और ईगो इड और फिजिकल वर्ल्ड दोनों की ज़रूरियात से वाकिफ होता है और ईगो का काम इड की तहरीकों और बैरूनी माहौल के दरमियान कोऑर्डिनेशन करना होता है। फ्राइड के मुताबिक ईगो की सरगर्मियां रियलिटी प्रिंसिपल यानी हकीकत के असूल पर मबनी होती हैं। दूसरे अल्फाज में ईगो का बुनियादी काम इड की तहरीकों को मुतमिन करना होता है मगर ईगो ये काम हकीकत के असूलों को मद्देनजर रखते हुए करती है। क्योंकि इड की तहरीकें सोशली यानी समाजी तौर पर नाकाबिल कबूल होती हैं, लिहाजा ईगो का काम इड की इन तहरीकों को अनकॉन्शियस में दबा कर रखना होता है और फ्राइड के मुताबिक ईगो माइंड के कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस हिस्सों में आज़ादाना तौर पर फ्लो करती है।
बहरहाल ईगो का काम ईड के मकासद को फ्रस्ट्रेट यानी मायूस करना नहीं होता, बल्कि फ्राइड ने इस बात पर जोर दिया कि ह्यूमन बिहेवियर की डायरेक्शन टेंशन को कम करने की तरफ होती है। फ्राइड के मुताबिक ये टेंशन तब पैदा होती है जब ईड की तहरीकों को तस्कीन नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर छोटे बच्चों को टेंशन्स को कम करने के लिए वालिदैन से खाना छीनने की इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन वक्त के साथ साथ जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो जिस्मानी और समाजी हदूद को इस सेंस में सीखते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फर्ज करें कि आप भूख महसूस कर रहे हैं और इस सिलसिले में ईड इम्पल्सिस इर्द गिर्द माहौल से खुराक गलत तरीके से हासिल करना चाहती हैं, लेकिन इसी दौरान ईगो ये समझ आती है कि ये अमल समाजी तौर पर नाकाबिल कबूल होता है। लिहाजा इस मौके पर ईगो टेंशन को कम करने के लिए ईड की ज़रूरियात को कम करने की कोशिश करती है और ईगो ये काम हमेशा समाजी तनाजुर में होने वाले नताइज को मद्देनजर रखते हुए करती है और ईगो ईड से खारिज होने वाली तहरीकों को उस वक्त तक पोस्टपोन करती है जब तक एक मुनासिब सूरत हाल पैदा ना हो। लिहाजा ईगो प्रॉब्लम सॉल्विंग और सेटिस्फेक्शन हासिल करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाती रहती है और ईगो के इस अमल को फ्राइड ने सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग का नाम दिया। सुपर ईगो अपहोल्डर्स ऑफ सोसाइटल वैल्यूज एंड आइडियल्स। फ्राइड के मुताबिक अगर सिर्फ ईड और ईगो ही पर्सनैलिटी के कंपोनेंट्स होते तो शायद हम इंसानों और जानवरों में फ़र्क ना कर पाते, और इस सिलसिले में फ्राइड ने पर्सनैलिटी के तीसरे कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस किया जो कि मामलात को मज़ीद पेचीदा बनाता है। फ्राइड के मुताबिक जब एक बच्चा 5 साल की उम्र तक पहुंचता है तो वो मुआशरे के कवानीन के साथ साथ अखलाकियात को भी सीखता है और आमतौर पर मुआशरे के ये कवानीन और अखलाकियात बच्चों में बेशुमार सोशल एजेंट्स के जरिए पैदा होते हैं, जैसा कि पेरेंट्स, स्कूल्स और रिलीजन वगैरह। पेरेंटल और सोशल वैल्यूज़ का ये अमल पर्सनैलिटी के तीसरे स्ट्रक्चर को जन्म देता है जिसको फ्राइड ने सुपर ईगो का नाम दिया, और सुपर ईगो हमें राइट और रॉन्ग में फ़र्क सिखाती है। फ्राइड ने दलाइल दिए कि एक मुकम्मल तौर पर डेवलप्ड सुपर ईगो की 2 डिवीजन्स होती हैं, जिनमें एक कॉन्साइंस और दूसरी ईगो आइडियल होती है। ईगो आइडियल सुपर ईगो का वो हिस्सा होता है जिनमें अच्छे बिहेवियर्स के कवानीन और मेयार शामिल होते हैं, और ये कवानीन और मेयार वालिदैन और दूसरी अथॉरिटी फिगर से मंजूर शुदा होते हैं। और फ्राइड के मुताबिक इन कवानीन पर अमल करने से प्राइड, वैल्यू और सक्सेस की फीलिंग्स पैदा होती हैं, जबकि इन कवानीन और मेयारात को तोड़ने से गिल्ट यानी जुर्म की फीलिंग्स पैदा होती हैं। कंसाइंस ईगो आइडियल के बरक्स कंसाइंस में उन तमाम बिहेवियर्स की मालूमात शामिल होती हैं जो कि वालिदैन और मुआशरे के नज़दीक गलत होते हैं, और इन बिहेवियर को परफॉर्म करना मुआशरे में मना होता है। मजीद ये कि ऐसे बिहेवियर को करने से मुआशरा सजा भी देता है और ये बिहेवियर्स खुद ब खुद जुर्म और गम की फीलिंग्स भी पैदा करते हैं। फ्राइड ने दलाइल दिए कि ईड की तरह सुपर ईगो हकीकत का पाबंद नहीं होती और ये ईड की तरह ही अपने मुतालबात में ज़िद्दी और गैर मकबूल होती है। सुपर ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट और मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स को मुकर्रर करने के लिए आज़ाद होती है, जबकि ये स्टैंडर्ड्स परफेक्शनिज्म यानी कमाल परस्ती, गैर हकीकी और सख्त होते हैं। सुपर ईगो जो अपना बुनियादी हथियार इस्तेमाल करती है उसे गिल्ट फीलिंग कहते हैं। फ्राइड के मुताबिक कुछ बच्चे लो मोरल स्टैंडर्ड्स यानी कम अखलाकी मयारात को डेवलप कर लेते हैं, और इसके नतीजे में जब ऐसे बच्चे किसी को हर्ट करते हैं तो वो गिल्ट की फीलिंग्स महसूस नहीं करते, और इसके बरक्स वो बच्चे जो कि सुपर ईगो की परफेक्शनिज्म की डिमांड की वजह से मजबूत अखलाकी मयारात पैदा कर लेते हैं, तो इन बच्चों में सुपर ईगो तकरीबन काफ़ी हद तक मोरल स्टैंडर्ड्स यानी अखलाकी मयारात का बोझ डाल देती है। लिहाजा ये चीज़ एक लंबे अरसे तक गिल्ट और शेम की वजह बन जाती है। इंटरैक्शन ऑफ द इड, ईगो एंड सुपर ईगो। फ्राइड के मुताबिक इड, ईगो और सुपर ईगो आपस में मुस्तकिल तौर पर इंटरैक्शन यानी तामुल करते रहते हैं, जिसके नतीजे में किसी शख्स की पर्सनैलिटी का एक हिस्सा जो चाहता है उसके नतीजे में पर्सनैलिटी का दूसरा हिस्सा कुछ और चाहता है। फर्ज करें कि एक यंग बॉय फास्ट फूड काउंटर लाइन में लास्ट में खड़ा होता है और उस यंग बॉय के अगले वाले आदमी के वैलेट से 100 रुपीज़ का नोट अनजाने में गिर जाता है।
जिसको वो नोट नहीं कर पाता। जब वो यंग बॉय 100 रुपीज के नोट को फर्श पर अपने सामने देखता है तो ये सूरत हाल पर्सनैलिटी के तीनों हिस्सों यानी इड, ईगो और सुपर ईगो के दरमियान तनाज़े का बायस बन सकती है। और ऐसी सूरत हाल में इड यंग बॉय से कहती है कि नोट को छीनो और भाग जाओ, और अगर ऐसा करने में किसी को धक्का देना पड़े तो दे दो। इसी लम्हे सुपर ईगो कहती है कि चोरी करना गुनाह है, लिहाजा ऐसा मत करो। जबकि ईगो भी इसी दौरान इड और ईगो के मुतालबात का सामना करने के साथ साथ हकीकत को मद्देनजर रखते हुए कहती है कि क्या क्लर्क ने 100 रुपीज के नोट को नीचे फर्श पर देखा, या किसी और कस्टमर ने इस नोट को जमीन पर गिरते देखा? क्या मैं इस नोट पर अपना पाँव कुछ इस तरह रख सकता हूँ कि मुझे कोई देख ना ले, या शायद मुझे ये नोट उठाकर उस शख्स को वापस दे देना चाहिए और गालिबन वो शख्स इसके बदले में मुझे कोई इनाम दे दे। ये सारी सूरत हाल उस यंग बॉय के लिए एंजाइटी का बायस बन जाती है, और एंजाइटी एक नाखुशगवार ज़हनी हालत होती है। फ्राइड के मुताबिक एंजाइटी एक सिग्नल के तौर पर काम करती है जो कि ये बताती है कि सूरत हाल दुरुस्त नहीं है और इस सिलसिले में कुछ किया जाना चाहिए। फ्राइड ने दलाइल दिए कि एंजाइटी एक ऐसा सिग्नल होता है जो ये बताता है कि ईगो के कंट्रोल को रियलिटी, इड की तहरीकों और सुपर ईगो के 7 इलाकी कवानीन से खतरात लाहक होते हैं। और ये एंजाइटी दिल की तेज धड़कन, हाथों की हथेलियों पर पसीना आना और बेतरतीब सांस लेना वगैरह जैसी जिस्मानी अलामात की शक्ल में जाहिर होती हैं। और इस हालत में एक शख्स खुद को पैनिक यानी घबराहट के दहाने पर भी महसूस कर सकता है। फ्राइड के मुताबिक एक वेल बैलेंस माइंड वो होता है जिसमें एंजाइटी नहीं पाई जाती, और माइंड की ये हालत स्ट्रॉन्ग ईगो की वजह से हासिल होती है। और ये ईगो ही है जो कि एक तरफ इड की तहरीकों को कंट्रोल करती है और इसके बरक्स सुपर ईगो की 7 इलाकी पाबंदियों को भी कंट्रोल करती है। और अगर इन दोनों अपोजिट फोर्सेस में से कोई एक फोर्स ईगो पर कंट्रोल कर जाती है तो ये चीज़ एंजाइटी पैदा करती है।